वैसे तो रात ज़्यादा खामोश होती है, लेकिन कभी कभी ये रात शोर भी करती है। लेकिन रात के इस शोर को सुनना इतना आसान नहीं है। रात के 12 बज गए थे और रंजीता अपने बिस्तर पर उदास बैठी थी। कभी वो खिड़की के बाहर जाती है तो कभी बिस्तर पर चुपचाप बैठ जाती, फिर बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। उसके हाव भाव बता रहे थे कि वो किसी का इंतज़ार कर रही थी। रंजीता, क्या बात हो गई आज? इस समय तक तो वो आ जाता था। तभी रंजीता की हवेली के पीछे से एक आदमी चढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसने अपने चेहरे को बड़ी सी तौलिए से ढक रखा था। धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ वो रंजीता की बालकनी तक पहुंच जाता है और दबे पांव रंजीता के कमरे में प्रवेश कर गया। रंजीता बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसने पीछे से उसकी दोनों आँखों को अपने हाथ से ढक लिया और उससे पूछा, मोहन बताओ कौन? रंजीता ने उसके हाथों को पहले तो प्यार से छुआ और फिर उसे झटकते हुए बोली, रंजीता, 2 दिन हो गए तुम्हें फुर्सत नहीं है मेरे पास आने की। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरी हालत जल बिन मछली की तरह हो गई थी। ये कहकर रंजीता ने उस युवक को गले से लगा लिया। रंजीता की बातों को सुनकर उस युवक ने अपने चेहरे से तौलिया हटाया और फिर कहा, मोहन, आपको पता नहीं है क्या? मालिक ने मुझे 2 दिनों के लिए शहर भेजा था। 2 लाख रुपए की रकम किसी को भिजवानी थी और फिर वहाँ से कुछ लाना था। रंजीता, क्या लाना था? मोहन, सोने का नेकलेस। आपका जन्मदिन आने वाला है ना? रंजीता ने जब ये सुना तो मुस्कुराते हुए मोहन की ओर देखने लगी और फिर उससे पूछा, रंजीता, तुम क्या गिफ्ट दे रहे हो जन्मदिन पर मुझे? मोहन, मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन मैं तो बचपन से नौकर हूँ यहाँ। रंजीता, तुम फिर शुरू हो गए। कोई नौकर और मालिक नहीं होता यहाँ, और जहाँ तक गिफ्ट की बात है, मुझसे महंगा गिफ्ट मुझे कोई नहीं दे सकता। यह कहकर रंजीता ने एक बार फिर मोहन को गले से लगा लिया और फिर वो दोनों डूब गए प्रेम के समंदर में, जहाँ पर डूबने के बाद बड़ा छोटा कोई नहीं होता। बस वहाँ होता है प्यार, प्यार और प्यार, जो दोनों प्रेम में डूबे हुए थे। अब तो सुबह होने वाली थी। तभी रंजीता के पिता ठाकुर वीरभद्र सिंह की जोरदार आवाज़ दोनों के कानों में पड़ी। वीरभद्र, मोहन, मोहन, अरे कहाँ बढ़ गया रे? ठाकुर साहब की आवाज़ सुनकर हल्की नींद से चले गए मोहन और रंजीता हड़बड़ाकर उठ बैठे। दोनों के दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। मोहन, लगता है मालिक साहब जाग गए हैं। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? रंजीता, इतना डरोगे तो हो गया। सुनो, मैं नीचे जाती हूँ और बाबूजी को दूसरी बातों में लगाती हूँ। तुम जिस तरह पाइप के रास्ते से आए थे वैसे ही निकल जाओ और थोड़ी देर बाद बाबूजी के पास आ जाना। रंजीता की बात सुनकर मोहन दबे पांव कमरे से निकल गया। उधर रंजीता सीढ़ियों से उतरकर अपने पिता वीरभद्र सिंह के पास गई। रंजीता, क्या हो गया बाबूजी? अभी तो सूरज भी नहीं निकला और आप मोहन मोहन करने लगे। मोहन के बिना तो आपका कोई काम होता ही नहीं। वीरभद्र, वो तो है, लेकिन तू आज इतनी जल्दी कैसे जाग गई? 9 बजे के पहले तो तेरी आँख नहीं खुलती और आज 4:30 बजे ही। तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है। उसे देखकर वीरभद्र सिंह उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, वीरभद्र, अरे कहाँ मर गया था रे तू? तुझे आवाज़ दे देकर गला बैठ गया मेरा। मोहन, मालिक वो भैंसिया चिल्ला रही थी इसलिए उसे चारा देने गया था। वीरभद्र, सुन, तुझे पता है ना आज रंजीता का जन्मदिन है। शाम को बड़ी पार्टी है, कई लोग आएंगे उसमें, और हाँ, पार्टी में वीरपाल जी भी अपने बेटे अंगद के साथ आ रहे हैं। उनका विशेष ध्यान रखना। मैं चाहता हूँ कि रंजीता की शादी अंगद से हो जाए। और हाँ, एक बात और, मालकिन भी
राजेश के साथ शहर में आ रही हैं तो तू उन्हें लेने दोपहर में स्टेशन चले जाना। मोहन रंजीता के यहाँ नौकर का काम करता है। हालांकि उसे ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल मिला था। अगर वो शहर चला जाता है तो उसे अच्छी नौकरी मिल जाती, लेकिन ठाकुर साहब का कर्ज उसके परिवार पर होने के कारण वो इतने यहाँ काम करता था और बिना उसे चुकाए वो कहीं नहीं जा सकता था। मोहन, कैसे चला जाऊँ रंजीता, तुम्हारे पापा की नौकरी छोड़कर। तुम्हें पता है ना कितना कर्ज है उनका हमारे ऊपर। बिना उसे चुकाए गया तो वे मेरे बूढ़े माँ बाप को बहुत परेशान करेंगे। रंजीता, मोहन तुम बेवकूफ़ हो। यहाँ पर रहोगे तो इनका कर्ज कभी ख़त्म नहीं होगा। तुम्हारे दादा ने मात्र 75 रुपये में दादा से उधार लिए थे। वो 5 लाख कैसे बन गया, मेरी समझ से बाहर है। मोहन के पिता भी इस घर में नौकर थे और उसके दादा भी। पीढ़ियों से मोहन का परिवार वीरभद्र सिंह के यहाँ नौकर का काम करता था, लेकिन इस बात की परवाह किए बिना पिछले 2 सालों से रंजीता और मोहन के बीच प्यार का सिलसिला चल रहा था। हालांकि इस बात की जरा सी भी खबर ना तो वीरभद्र को है और ना ही उसकी पत्नी सुकन्या और बेटे राजेश को। बहरहाल शाम को रंजीता के लिए बड़ी बर्थडे पार्टी का आयोजन वीरभद्र सिंह की हवेली में किया गया था। कई सारे मेहमान वहां आए हुए थे। पार्टी में वीरभद्र, दोस्तों, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज मेरी इकलौती बेटी रंजीता का जन्मदिन भी है और आज मैंने इसके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया है। उसके बाद वीरभद्र सिंह ने रंजीता और अंगद की 15 दिन बाद सगाई की घोषणा कर दी। उस घोषणा को सुनकर रंजीता तुरंत ही वहाँ से चली गई। सभी ने सोचा कि वह शर्मा गई है, लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क को आप कितना भी छुपाएं छुप नहीं सकता। 2 दिन की बाद की बात है, रंजीता को लगातार उल्टियाँ हो रही थी। सुकन्या, अरे कितनी बार कहा है मुंह पर कंट्रोल रखा कर, सारा दिन पता नहीं क्या क्या खाती रहती है। अब हो रही है ना उल्टी। रंजीता की उल्टियाँ रोकने के लिए घरेलू दवा उसे दी गई, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। फिर उसकी माँ उसे लेकर अस्पताल गई। रंजीता की जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर सुनीता ने जो कहा उसे सुनकर सुकन्या देवी चीख पड़ी। सुकन्या, आप पागल हो गई हैं क्या? किसने बना दिया आपको डॉक्टर? मेरी बेटी की अभी तक शादी भी नहीं हुई है और आप कह रही हैं ये गर्भवती है। डॉक्टर, मेरी जांच गलत नहीं है। सुकन्या देवी जी, आपकी बेटी गर्भवती है। सुकन्या, ए डॉक्टर, तू जानती है ना तू क्या कह रही है, और तेरी बात गलत साबित हो गई तो उसका क्या अंजाम होगा, तू जानती है ना। सुकन्या देवी डॉक्टर सुनीता को धमका रही थी। तभी उसकी बातों को काटते हुए रंजीता ने कहा, रंजीता माँ, डॉक्टर सुनीता ठीक कह रही हैं। अपनी बेटी की बातों को सुनकर सुकन्या देवी चौंक गई। घर वापस आकर रंजीता ने सारी बातें अपनी माँ को बताई। उसने ये भी बताया कि उसके और मोहन दोनों ने छिपकर मंदिर में शादी भी कर ली है। सुकन्या, ये क्या अनिष्ट कर दिया तूने? अरे कुछ तो हम लोगों का मान रखा होता। हम लोग ठाकुर हैं और तूने अपने यहाँ के नौकर से प्यार कर लिया, और ना सिर्फ प्यार किया बल्कि उसके साथ मुँह भी काला कर लिया। कर्मजली, तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? शाम तक ये बात वीरभद्र सिंह और उसके बेटे राजेश को पता लग गई। दोनों का खून खौल उठा। राजेश उसी समय राइफल लेकर मोहन को मारने के लिए निकल रहा था। तभी सामने से मोहन आता हुआ दिख रहा है। राजेश ने आव देखा ना ताव बंदूक उसके ऊपर डाल दी। रंजीता भागी भागी आई। रंजीता, ये क्या कर रहे हैं? राजेश भैया, मोहन को छोड़ दो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। रंजीता की बात सुनकर राजेश ने बंदूक से भारी हिस्से से रंजीता के सिर पर मारा। वो बेचारी लहूलुहान हो गई। रंजीता की हालत देखकर मोहन ने राजेश की राइफल को अपने हाथ में पकड़ लिया और उससे कहा, मोहन, अगर आपने एक बार और रंजीता पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
उसकी बात को सुनकर वीरभद्र सिंह और राजेश ने अपना आपा खो दिया। राजेश, 2 कौड़ी के नौकर, तू हमें धमका रहा है। वीरभद्र, राजेश पानी सिर के ऊपर जा चुका है, इसलिए इसे छोड़ना मत। इसने बहुत बड़ी गलती की है। कल को कोई और ऐसी गलती करने की जुर्रत ना करे, इसलिए इसको इस बात की सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। पिता की बातों को सुनकर राजेश ने एक बार फिर से बंदूक की नाल मोहन की ओर की। एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ देर के लिए हर ओर खामोशी छा गई। लेकिन जब खामोशी टूटी तो राजेश के सामने उसकी तड़पती हुई बहन रंजीता थी। रंजीता, मोहन, मोहन भाग जा, तू भाग यहाँ से, ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों की नज़र में प्यार की कोई अहमियत नहीं है। वीरभद्र, ये प्यार है? प्यार? शादी के पहले दूसरे के बच्चे को पेट में लेकर घूम रही हो और उसे प्यार कह रही हो? रंजीता, शादी तो हमने भगवान के सामने कर ली है। पिताजी, ईश्वर गवाह है हमारे प्यार और शादी का। आप लोग इस रिश्ते को स्वीकार कर लें पिताजी। वीरभद्र, हम ठाकुर हैं, हमारे यहाँ अवैध रिश्ते बनाए जाते हैं, स्वीकार नहीं किए जाते। ये कहकर वीरभद्र सिंह ने अपने बेटे के हाथ से राइफल छीन ली और उसे एक गोली और मार दी। उसके बाद मोहन को भी। मोहन, रंजीता, 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 मोहन, मोहन। एक बार फिर से एक प्यार ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया, क्योंकि वो प्यार अमीर और गरीब के बीच था। लोग भले ही कहते हैं कि प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखता, लेकिन सच इससे कोसों दूर है। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार को जितना रोकोगे वो उतना ही वेग से बढ़ेगा। आज भी कोई ना कोई रंजीता मोहन से प्यार कर रही है और कोई मोहन रंजीता की ख्वाब बिना किसी ऊंच नीच की परवाह किए देख रहा है।